नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया या एरो इंडिया चैनल पर स्वागत है। राजनीति आज के समय में एक ऐसा लुभावना शब्द या मैं कहूँ मुहावरा हो गया है, जिसमें कहीं ना कहीं पर हम आप सभी एक प्रजातांत्रिक देश में रहते हुए अपने को चाणक्य की भूमिका में पाते हुए चंद्रगुप्त के निर्माण में अपने को संलग्न होता देखते रहना चाहते हैं। वह बात अलग है कि चाणक्य की इस भूमिका में हम अक्सर चंद्रगुप्त का चुनाव करने में गलती करते हैं, और यह गलती सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि प्रजातंत्र की परिभाषा में, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने इस बात को प्रमाणित किया था कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, हम उसी अर्थ में यह बात समझते रहते हैं कि हम अपने मतों से किसी को भी चंद्रगुप्त जैसा राजा बना सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में यह प्रजातंत्र की परिभाषा उतनी सत्य है? क्योंकि पहले, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम चाणक्य की बात कर रहे हैं, पहले जो राजाओं के बीच युद्ध के माध्यम से सत्ता का स्थानांतरण होता था, जो जीतता था, युद्ध करता था, मारकाट करता था, वही सत्ता का अधिकारी हो जाता था। परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ कि अब हम मारकाट के आधार पर देश राज्य की संकल्पना में कोई सत्ता का स्थानांतरण न देकर वैचारिक युद्ध के माध्यम से एक भूखंड में रहने वाले लोगों को उस विचारधारा से प्रभावित करके सत्ता को अपने अंतर्गत या अपने लिए पाने का प्रयास करते हैं, जिसे हम प्रजातंत्र कहते हैं। युद्ध आज भी हो रहा है। पहले युद्ध शारीरिक हुआ करते थे, अब युद्ध मानसिक हो रहे हैं। हमारी मानसिक बोध से उत्पन्न हुए विचार और उन विचारों में जनता के विचारों का आमेलन जिस स्तर तक प्रभावी होता है, वह विचार प्रजातंत्र जैसे किसी भी देश में प्रभावी होकर किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष को सत्ता दे देते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सत्ता को पाने वाले लोग वास्तव में जनता के लिए कार्य करते हैं? क्या वह यह समझते हैं कि हमें किसको सत्ता देनी चाहिए? क्या इस मानसिक युद्ध का अर्थ वह वास्तव में समझ पाते हैं? क्योंकि अगर आपको महमूद गजनवी की बात याद हो, जो महमूद गजनवी 1001 से लेकर 1027 तक करीब 17 बार जिसने भारत पर आक्रमण किया, और जब पहली बार भारत पर उसने आक्रमण किया था और राजा जयपाल ने सभी लोगों से यह निवेदन किया था कि अगर हम सब लोग मिलकर इसका मुकाबला करें तो हम इसे सीमा के पार ही खदेड़ सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना के सिद्धांत पर चलते हुए हम हमेशा से जाति प्रथा में जिस तरह से हमने अपने को बांट लिया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में, उसमें इस पहले तो स्तर पर यही है कि ब्राह्मण सोचता है कि मुझे युद्ध से क्या मतलब, वैश्य सोचता है मुझे तो व्यापार से काम है, शूद्र समझता है कि मुझे शारीरिक श्रम करना है। यह काम सिर्फ क्षत्रियों का है कि वह देश की सीमाओं की सुरक्षा करें। एक कारण ये था कि हमेशा से क्षत्रियों पर ही यह बात स्थापित रही कि उन्हें रक्षा करनी है। दूसरा, क्षत्रियों के बीच में भी यह रहा कि किसी राजा के आधिपत्य को हम क्यों स्वीकार करें, हम किसी राजा की बात को क्यों स्वीकार करें। और उसका परिणाम यह हुआ कि हमने, खासतौर से हमने का तात्पर्य भारत है, समय समय पर हमेशा इस तरह के आह्वान को नकारा है। और इस आह्वान को नकारने का परिणाम यह हुआ कि महमूद गजनवी से राजा जयपाल की हार होती है, और वह इतना क्षुब्ध होते हैं क्योंकि जब वह पुकार रहे थे तब किसी ने सुना नहीं, और उन्होंने स्वयं आत्मदाह करके अपने को समाप्त कर लिया था। उन्हें लगा कि ऐसे राज्य का राजा होकर क्या फ़ायदा। प्रजातंत्र में भी यही हो रहा है। जो सत्य के साथ खड़ा है, जो पुकार कर सही बात बता रहा है, हम कभी जाति बोध में, कभी आर्थिक बोध में, कभी व्यक्तिगत बोध में एक सही बात को सुनने की क्षमता को खो देते हैं। हम इस बात को नहीं याद रखना चाहते हैं कि वास्तव में हमें इस व्यक्ति की बात को क्यों सुनना चाहिए। दूसरा प्रकरण, आप यह जानते हैं कि जब भी
हम किसी सत्ता पर बैठने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादातर स्थितियों में वर्तमान में एक तरफ तो भारतीय संविधान की सर्वोच्चता है, जहाँ पर यह कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन आज इसी विभेद का सहारा लेकर जाति के आधार पर इस बात का चुनाव होता है कि हमें टिकट किसको देना चाहिए, धर्म के आधार पर इस बात का निर्णय होता है कि हमें किसको टिकट देना चाहिए, क्षेत्र के आधार पर यह निर्णय होता है कि हमें किसे टिकट देना चाहिए, भाषा के आधार पर यह निर्णय हो रहा है। और यहीं पर आकर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कहीं धूमिल होता दिखाई देता है, जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोता हुआ दिखाई देता है, जो संपूर्ण भारत में कहीं पर किसी को भी जाने की बात करता है। आज यह बात बहुत कठिन हो गई है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़े। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने एक काल्पनिक रूप में आदर्श स्थिति में भारत को समुच्चय मानते हुए राज्यों का संघ माना है, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी राज्य के रूप में सभी वह राज्य जिन्होंने इकट्ठा होकर भारतवर्ष का निर्माण किया था वह अलग अलग ही हैं। हम एक साथ इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि राष्ट्र में विश्व बंधुत्व की भावना का जो उद्बोधन है, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु की जो प्रतिध्वनि है, वह कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक साथ सुनाई देनी चाहिए। और उसका परिणाम यह होता है कि इस बात को जो पार्टी हैं, वो पार्टी जब समझ चुकी हैं तो वह समेकित रूप से राष्ट्र के लिए काम करने के बजाय वह सिर्फ अपने स्थायित्व के लिए काम करने लगे। वह पार्टी सत्ता में कैसे बनी रहे, तो जो जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए है वह धूमिल हो चुका है। अब पार्टी का, जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि विल्फ्रेड परेटो का जो लोमड़ी और शेर का सिद्धांत है कि सत्ता ये सोचती कैसे मुझे अपने को बनाए रखना है, और उसको पाने के बाद जनता को इस बात की शिकायत हमेशा रहती कि सरकार ने जो वादा किया था वह पूरा नहीं किया। और उसी की परिणति यह होती है कि हम फिर हर साल 5 साल बाद एक मानसिक युद्ध में बार बार उलझते हैं। हम बार बार यह सोचते हैं कि वास्तव में हमने चुनाव करने वाले व्यक्ति का सही चुनाव किया था कि नहीं किया था। आज क्या आप एक केरल वाले व्यक्ति के बारे में वह सब कुछ जानते हैं जो एक भारतीय होने के कारण आपको जानना चाहिए, या केरल का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति के बारे में वह सब कुछ जानता है जो उसे जानना चाहिए? यहीं आकर आपको ऐसा लगेगा कि भारत में एक खंडित विचारधारा है, और उस खंडित विचारधारा के कारण ही भारत का चुनाव कभी भी एक समुच्चय का चुनाव नहीं हो सका। वह एक शारीरिक युद्ध के बजाय मानसिक युद्ध में आया तो, लेकिन उस मानसिक युद्ध में एक सामूहिक मन के सिद्धांत में सभी की इच्छाएं एक जैसी नहीं रहीं। खंडित विचारधारा के कारण 2 पार्टी का सिद्धांत ध्वस्त हो गया, कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगी, सभी लोग ये सोचने लगे कि हमको कितने लोगों को साथ मिलाकर सिर्फ सत्ता हासिल करनी है। और यह सत्ता हासिल करने का परिणाम है कि देश में हम इस विचारधारा को समझने से दूर चले गए हैं कि वास्तव में प्रजातंत्र का अर्थ क्या है। प्रजातंत्र के अर्थ को समझने के लिए ही आपको एक बार अपने संपूर्ण जीवन, अपनी औसत आयु पर विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या इस संपूर्ण आयु को गरिमापूर्ण तरीके से जीने के लिए आपकी जो गरिमापूर्ण आवश्यकताएं हैं वह पूर्ण हुई हैं या नहीं। अगर नहीं हुई हैं तो आप निश्चित जानें कि आपने ज़्यादातर स्थितियों में अपने मत का गलत प्रयोग किया है, केवल आपने बहाव में प्रयोग किया है, और उस बहाव के कारण बार बार आपने सत्ता का स्थानांतरण उन लोगों को किया है जो सिर्फ अपने लिए सोचते रहे, जो सिर्फ अपने लिए कार्य करते रहे। और उसका परिणाम यह हुआ है कि सत्ता जिनको आपने स्थानांतरित करी उनकी स्थितियां तो सामाजिक रूप से उच्च हुई हैं, वह स्थायी हुए हैं, लेकिन जनता उतनी उच्च स्थिति में नहीं पहुंच पाई। जनता आज भी स्वतंत्रता के अर्थ को ढूंढते हुए बार बार मानसिक युद्ध के इस द्वंद्व में प्रजातंत्र का हस्ताक्षर बनते हुए अपने मतों का प्रयोग कुछ मानकों के आधार पर ना करके एक प्रवाह के आधार पर करती रहती है, और जिसका परिणाम है कि अभी तक भारत जैसे देश में मानकों के आधार पर चुनाव नहीं होते हैं।
सिर्फ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर चुनाव होते हैं। और जिस दिन शिक्षा के बढ़ते स्तर पर इन तीनों तथ्यों को जनता समझने लगेगी, वह समझ पाएगी कि वास्तव में जो मत का वह प्रयोग कर रही है या कर रही थी, उसमें त्रुटियां क्या थीं और क्या हैं, और इस त्रुटि का सुधार ही वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना करेगा। वर्तमान लोकसभा में इसी तथ्य को आप समझें, केवल इसलिए कि लोग चिल्ला रहे हैं इसलिए हमें मत का प्रयोग करना है, न करें, बल्कि इसलिए करें कि इस मानसिक युद्ध में आपकी मानसिक विचारधारा पर प्रहार करने वाले कौन से लोग सकारात्मक हैं, और उसके कारण जो उद्दीपन की स्थिति है, जिसके कारण आपका मत उस व्यक्ति विशेष की ओर जाएगा, उस व्यक्ति विशेष की ओर जाने वाला मत कितना उपयोगी है और कितना राष्ट्र के स्तर पर उपयोगी होगी। जैसे गांधी जी कहते थे कि कोई भी योजना इस आधार पर देखी जानी चाहिए कि देश का सबसे गरीब व्यक्ति उसका कितना लाभ पा रहा है। ऐसे जब आप अपने मत का प्रयोग करते हैं तो यह देखें कि इस मत के प्रयोग से राष्ट्र को कितना लाभ हो रहा है, राष्ट्र की सीमाओं को कितना लाभ हो रहा है, राष्ट्र की समग्रता, स्थायित्व को कितना लाभ हो रहा है। तभी आपके मत का प्रजातंत्र के अर्थ में सही उपयोग होगा। यह बात मैंने सिर्फ आपके सामने इसलिए रखी है क्योंकि आप प्रजातंत्र में अपने मत का प्रयोग इस आधार पर समझें कि आप अपने मत का प्रयोग कहाँ और क्यों और कैसे कर रहे हैं। अगर आपको यह बात समझ में आती है तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि लोकसभा का चुनाव एक भेड़िया धसान की तरह होने के बजाय एक पढ़े लिखे देश के लोगों के बीच, एक समृद्ध विचारधारा के बीच, एक संवेदनशील जनता के बीच होने लगे, और हमारे राष्ट्र को सत्ता के स्थानांतरण के रूप में ऐसे सत्ता के लोगों का सानिध्य प्राप्त हो जो भारत को भारत बनाने के लिए काम करें। मैं आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आप सभी को शुभकामना देता हूं कि एक बार जैसे आप अपने जेब के पैसे को खर्च करने के लिए सोचते हैं, सोचिए मत का प्रयोग आप कहां और कैसे कर रहे हैं। क्या इसका खर्चा गलत तो नहीं हुआ जा रहा है, और इस एक खर्चे से कहीं आप कंगाल तो नहीं होने जा रहे हैं। उस कंगाली को बचाने के लिए आवश्यक है कि आप हंस की तरह नीर छीर का एक अवधारणा लेकर चलें और प्रजातंत्र की स्थापना में एक मत से राष्ट्र निर्माण कैसे हो सकता है उसके लिए काम करें। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।